हमारे एक लास्ट मूवमेंट बचा था, क्विट इंडिया मूवमेंट और हिंदू मुस्लिम क्लैश, ये दो चीज़ बची थी हमारी। हिंदू मुस्लिम क्लैश और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। ये बोर्ड रोज मेरी हाइट की मजाक उड़ाते हैं। चल इस दुनिया के बहुत महान लोग हाइट के तरफ, नेपोलियन बोनापार्ट, सचिन तेंदुलकर, ऐसे बहुत से गावस्कर। यहाँ पे मैं हिस्ट्री में बात करूँ आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट मतलब छोड़ना, क्विट कर देना, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो ये मूवमेंट वो मूवमेंट था जिसे कहा जाता है कि अंग्रेजों की जो, जिसे कह सकते हो अंग्रेजों को इंडिया से निकालने के लिए लास्ट धक्का, या मैं कहूँ कि उनको एकदम हटा देना यहाँ से, ये आखिरी था। इसके बाद आपको पता है 1947 हमारा देश आज़ाद। अच्छा एक चीज़ आपको मैं और क्लियर कर दूँ कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाता है 15 अगस्त, और पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। ठीक है, तो क्यों ये 15 और 14 को मनाते हैं? अच्छा पता है जिस दिन हम आज़ाद हुए वो दिन कौन सा था? फ्राइडे था। वो 12 बजे हुआ था ना, इस वजह से वो लोग हम दोनों ही 0 टाइम पे आज़ाद हुए। 0 टाइम रात के 12 बजे। कभी तुम घड़ी, अगर तुम लोगों ने रात में मोबाइल चलाया तो हो गई 12 बजे। हाँ, तो 12 बजे यानी चारों डिजिट्स आपकी क्या होती है? 0 हो जाए। ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे दिखते हैं, यानी ठीक 12 बजे हम दोनों आज़ाद हुए। हम दोनों का मतलब है कि हम दोनों पहले से तो कोई डिवाइड नहीं, पाकिस्तान कोई अलग कंट्री नहीं था, हम दोनों ने मिलकर आज़ादी हासिल की ना। लेकिन आपको पता है कि उस टाइम पे लास्ट वायसराय जो थे, लास्ट लॉर्ड कौन थे? माउंटबेटन, नाम लिख लो, माउंटबेटन जो लास्ट वायसराय थे। वॉरेन हेस्टिंग्स जो सबसे फर्स्ट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने 1947 में डिक्लेयर किया कि हम क्या है। कौन है माउंटबेटन? लॉर्ड गवर्नर, उस टाइम मेरा गवर्नर रूल चल रहा था, तो गवर्नर रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, माउंटबेटन उस टाइम पे लास्ट वायसराय थे। तो 1947 में उन्होंने हमें फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, लास्ट वायसराय माउंटबेटन, जिनके टाइम में हम क्या हुए, आज़ाद हुए। ठीक, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान क्यों ये अलग बनाता है, हम दोनों एक ही टाइम में हुए थे। लेकिन ये कहा जाता है कि एक दिन इंडिपेंडेंस, जैसे कह सकते हो एक ईगो, एक एटीट्यूड है कि नहीं हम अलग बनाएंगे और आप अलग बनाएंगे। तो उन्होंने 14 अगस्त, हमेशा हर चीज़ में आगे रहने की कोशिश करते हैं, हमसे कर नहीं पाते वो बेचारे, लेकिन उन्होंने ये कोशिश की कि हमसे एक दिन पहले वो अपनी आज़ादी बनाए। मैंने ये चीज़ बताई कि हमें 15 अगस्त को ही क्यों आज़ाद किया गया था। स्पेसिफिक कोई ये नहीं डिक्लेयर नहीं है कि मतलब इसी वजह, ये कहा जाता है कि जापान ने 15 अगस्त 1945 15 अगस्त को जापान ने क्या किया था? सरेंडर कर दिया था, और इसी दिन ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म मानी जाती है। तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए कहा जाता है कि 15 अगस्त को 1947 हमें आज़ाद किया गया। ये एक जैसे इत्तेफाक भी हो सकता है, और बहुत से जो इतिहास लिखते हैं इसे सिमिलर भी मानते हैं कि ऐसा हुआ है। मैं एकदम पक्का नहीं कह रही कि इसी वजह से, लेकिन बहुत से जो हिस्ट्री लिखने वाले वो ये मानते हैं कि इसकी ये भी एक वजह हो सकती है कि 15 अगस्त को ही हमें आज़ाद किया गया। उस टाइम वायसराय थे हमारे माउंटबेटन। ठीक, वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, मेहर अली यूसुफ। क्या नाम है? मेहर अली यूसुफ। ठीक है, ये गांधी जी के साथ नाम आता है। क्यों ये नाम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, ये स्लोगन किसने दिया था? मेहर अली यूसुफ ने दिया था। साइमन गो बैक, ये कब की बात है? 1928। ठीक है, 3 फेब जब साइमन इंडिया आता है, तब साइमन गो बैक का स्लोगन और क्विट इंडिया, ये दोनों स्लोगन किसने दिए थे? मेहर अली यूसुफ ने दिए थे। भले ही क्विट इंडिया मूवमेंट को गांधी जी ने लीड किया था, लेकिन इस स्लोगन को देने वाले कौन थे? मेहर अली यूसुफ। ये कहाँ पे दिया गया था? मुंबई। ठीक, कहाँ पे?
मुंबई में। समझ में आई ये बात? क्विट इंडिया यानी कि अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमने 1929 में क्या डिमांड की थी? पूर्ण स्वराज। नहीं 1929 बेटा, 1920 पूना पैक्ट 1932 में हुआ है। ईयर याद रखो इसलिए मैं कह रही हूँ। 1929 में हमने कहा था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि स्वराज हमें चाहिए पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया? पूरा स्वराज कैसे चाहिए? बड़ी पोस्ट हमें चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ मेहर अली यूसुफ ने जो ये मूवमेंट का नाम दिया क्विट इंडिया। अब तो कुछ बात ही नहीं, बात ही खत्म। अब तो मुझे पूरा इंडिया चाहिए। अब कांग्रेस इस बात पे आ गई थी कि उसे क्या चाहिए? पूरा इंडिया चाहिए। अब यहाँ पे देखो प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों सक्सेसफुल हो जाता है। देखो सविनय अवज्ञा हुआ, सिविल डिसोबिडिएंट, नॉन कॉपरेशन, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हुए। अगर मैं कहूँ बंग भंग मूवमेंट हुआ। बंग भंग मूवमेंट कब हुआ? 1905 में बंग भंग मूवमेंट हुआ। सिविल डिसोबिडिएंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कई मूवमेंट हुए। लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्विट इंडिया क्यों? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कब हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ जिसने हमें 1947 में आज़ादी दिला दी। लेकिन ये वो टाइम पीरियड है बेटा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही होती है। ब्रिटिश आर्मी थक चुकी है। कहाँ? जर्मनी से लड़ते लड़ते, एक दो साल की बात नहीं, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर चली है। 6 साल सोल्जर्स लड़े हैं। मैंने क्या बताया था? 1939 से 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली, तो इतने टाइम तक लड़ने के बाद ब्रिटिश सोल्जर्स के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट का चल रहा था उसको दबा सके, ठीक है, उसको खत्म कर सके। क्योंकि 6 साल आप थक चुके हो, अपनी फैमिली से दूर रहे हो, आपने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश आर्मी को तैयार नहीं कर पा रही थी कि वो क्या कर पाए, इंडिया से ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको हटा सके। तो हम देख सकते हैं कि 1939 से 1945 के बीच जो क्विट इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 चली सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश आर्मी के पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसको खत्म कर सके। इसलिए ये भी एक प्लस पॉइंट हुआ किसके लिए? कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट था भारत छोड़ो आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने को, और इसका रिजल्ट हमें 1947 में देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्लैश में जल्दी से पढ़ा दे रही हूँ, आता नहीं एग्जाम में लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। हिंदू मुस्लिम क्लैश क्या मैटर था? 1947 हम आज़ाद हो गए, लेकिन जाते जाते अंग्रेजों ने हमें बांट के चले। मैंने बताया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक लाइन खींची जाती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन। सर जॉन रेडक्लिफ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है वो क्या नाम है? रेडक्लिफ लाइन। सर जॉन रेडक्लिफ ने इसे मतलब खींचा था। सर जॉन रेडक्लिफ। अच्छा भाई खींचा था क्या मतलब वहाँ पे पूरा जमीन पे वो लाइन बना नहीं रहे थे, उन्होंने मैप पे इसको डिक्लेयर किया कि ये हिस्सा पाकिस्तान हो जाएगा और ये हिस्सा इंडिया हो जाएगा। तो रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं इसे क्योंकि इसे सर रेडक्लिफ ने खींचा था। तो सर रेडक्लिफ के थ्रू ये खींची गई थी इंडिया और पाकिस्तान की लाइन, इसीलिए इसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, 1947 में हमें डिवाइड करके चले गए और ये तय हुआ कि जो मुसलमान इंडिया नहीं रहना चाहते वो पाकिस्तान चले। ये एक बहुत बड़ी जिसे कह सकते हो गलती थी या क्या कहूँ मैं, उस टाइम ये चीज़ संभाल नहीं पाए। दोनों तरफ के लोग इसमें शामिल थे। इसमें मुसलमान भी उतने ही जिम्मेदार थे जितने हिंदू जिम्मेदार थे, हिंदू भी उतने ही जिम्मेदार थे जितने मुसलमान। लेकिन इसमें कहीं भी आम पब्लिक का कोई रोल नहीं था। इसमें सारा रोल किसका था? बड़े लीडर्स का, पॉलिटिशियंस। मोहम्मद अली जिन्ना किसी ना किसी तरह से क्या बनना चाहते थे? प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, या वजीर आला मैं कहूँ, वो चाहते थे कि मैं किसी ना किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि इंडिया में मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, तो एक मुस्लिम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था स्टार्टिंग में, ये प्रॉब्लम थी। तो जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुझे एक अलग स्टेट चाहिए, हम यहाँ पे नहीं रह सकते, तो भाई इनको एक अलग स्टेट। जाते जाते प्रॉब्लम ये हो गई ना कि हमें आज़ादी चाहिए और हम ही दो लोग लड़ रहे हैं,
तो जिसे छोड़ना है हमें, यानी ब्रिटिशर्स की मैं बात करूँ, तो उन्होंने जाते जाते कहा ठीक है भैया बांट लो, हमें क्या, हम तो अब यहाँ के है ही नहीं, तुम 2 करो 4 टुकड़े करो, हमें उससे कोई मतलब। ये हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ ना बेटा, हिंदू मुस्लिम क्लैश, जो दंगे हुए, आपने एक मूवी आई थी गदर, उसको देखा होगा कि जो समझौता एक्सप्रेस थी उसमें से लाशें जाती थी और लाशें आती थी। ये रियल है। 1948 और 47 में जो हुआ, डेड बॉडीज जाती थी समझौता एक्सप्रेस और डेड बॉडीज आती थी। इतना बुरा हाल था उस टाइम में इंडिया और पाकिस्तान का। तो यही हिंदू मुस्लिम क्लैश हुआ, बहुत बड़े लेवल पे हुआ। और आगे जाके हमने बताया कि गांधी जी का एक ही फंडा होता था कि अनशन पे बैठ जाओ। किसका अनशन पे? गांधी जी खाना पीना छोड़ देते थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से, फिर इंडिया में भी ये तय हुआ कि जो मुसलमान हैं वो यहीं पे रह सकते हैं, जिन्हें नहीं जाना वो नहीं जाएंगे। तो यहाँ इंडिया में तो डेमोक्रेसी बनी कि चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके राइट्स इक्वल होंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम क्लैश की पूरी, जो मैंने आपको समझाई, ये पूरी स्टोरी। आज ये चैप्टर आपका खत्म।